नमस्कार, मैं राजा कुमार द नॉलेज केयर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेगमेंट पॉलिटी के 50 बेहतरीन प्रश्नों पर आधारित है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो। जितने भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब के लिए यह प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो पहले और कुछ जानते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के अलावा अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता और प्रस्तावना का प्रावधान भी लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, बहुमत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। जबकि आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके अलावा राज्यसभा के 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया, वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चुनकर आते हैं। ठीक है। कनाडा से संघीय व्यवस्था यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का उल्लेख है, और 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियों का विवरण है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत मूल संविधान में जो विषय थे वो 97 थे, जबकि अभी वर्तमान में 100 हैं। और राज्य सूची में मूल संविधान में आपके 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। मूल संविधान में समवर्ती सूची में आपके 47 विषय थे, अभी वर्तमान में 52 हैं। ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, जिस लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष तक का था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो लोकसभा का कार्यकाल मूल रूप से 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन जब राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति हो तब एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपको याद होगा कि हमारे देश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है। तीसरे आपातकाल के दौरान उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अतः सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फखरुद्दीन अली अहमद होना चाहिए था। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 से संबंधित है। हाँ, सही है, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। दूसरा कथन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अपना मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह राज्यसभा के सभापति के नाते अपना मत दे सकता है। अगर निर्णायक मत की स्थिति हो तब, निर्णायक मत से हमारा तात्पर्य जब दोनों पक्ष का मत बराबर हो जाएगा तब वह अपना मत दे सकता है। ठीक है। यह आपका संविधान के अनुच्छेद 100 में वर्णित है। कथन संख्या 3, उपराष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। नहीं, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, लेकिन यह भी उल्लेखित है कि राष्ट्रपति द्वारा या तो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति उन्हें शपथ दिला सकता है। कथन संख्या 4, उपराष्ट्रपति पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा संविधान में उल्लेखित नहीं है, अतः यह गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। प्रश्न संख्या 4, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने सदस्य हिस्सा ले सकते हैं?
तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन के कुल सदस्य भाग लेते हैं। और आपको ज्ञात हो कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 545 और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 245 हैं। इस प्रकार 545 प्लस 245 टोटल हो गया आपका 790। तो ऑप्शन मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? मंत्रिपरिषद आपका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और ऐसा संविधान में उल्लिखित है कि मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रधानमंत्री के संबंध में गलत कथन क्या है? पहला कथन है बहुमत दल का वरिष्ठ सदस्य होता है। बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री बहुमत लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह वरिष्ठ सदस्य ही हो, अतः पहला गलत है। दूसरा कथन, संविधान के अनुच्छेद 75 में इसकी पद की चर्चा है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के पद की चर्चा आपका अनुच्छेद 74 में की गई है, जबकि नियुक्ति की चर्चा 75(1) में की गई है। तो दूसरा कथन भी आपका गलत है। कथन संख्या 3, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहता है। बिल्कुल गलत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जरूर करता है राष्ट्रपति, लेकिन वह प्रसाद पर्यंत हो ऐसा नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गलत है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसा प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ आता है? निम्न सदन में, अस्थाई सदन में, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। ऑप्शन नंबर डी है उस सदन, या ई है इनमें से सभी या एक से अधिक। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपका राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा को ही द्वितीय सदन, अस्थाई सदन या उच्च सदन कहा जाता है। अतः सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई अधिक, अर्थात इसका बी और डी, अतः ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, 8वां प्रश्न है, भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का विधि अधिकारी आपका महान्यायवादी होता है और अनुच्छेद 76 में यह वर्णित है। महान्यायवादी को ही इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। इस तरह आपका ऑप्शन बी दोनों सही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 9, वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री का क्रम क्या है? तो जब ऑर्डर देखेंगे आप, ऑर्डर वाइज वरीयता, तो पहले स्थान पर राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति आते हैं, जबकि तीसरे स्थान पर आपके प्रधानमंत्री आते हैं, और चौथे स्थान पर आपके सभी राज्यों के राज्यपाल आते हैं, और 5वें स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री का क्रम, तो प्रधानमंत्री का क्रम है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में किसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा के उपसभापति। आपको मालूम हो कि राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं और उन्हीं में से होते हैं। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन राज्य के विधानसभाओं द्वारा होता है और वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है, और यह चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है। तो पहला भी आपका अप्रत्यक्ष तरीके से है। दूसरा है मुख्यमंत्री। तो आपको ज्ञात हो कि विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री चुना जाता है। अतः हम डायरेक्ट या आम जनता डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करती है, मुख्यमंत्री का चुनाव भी अप्रत्यक्ष तरीके से ही होता है। प्रधानमंत्री केंद्र में लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं, वो बहुमत दल के
सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, और उन्हीं में से कोई एक होता है। तो ऑप्शन नंबर सही है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अभी तक 3 राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हुए हैं। ऐसा नहीं है, 3 राष्ट्रपति तो कार्यवाहक के तौर पे हुए हैं। कौन कौन हुए हैं बता देते हैं। पहला बीबी गिरी, दूसरा एम हिदायतुल्ला और तीसरा आपके हुए हैं बीडी जत्ती। लेकिन बीबी गिरी ही एकमात्र ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए जो आगे चलकर आपका राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, महाभियोग अमेरिका से ली गई है, बिल्कुल सही, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। तीसरा कथन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आपको मालूम हो कि नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। चौथा कथन है, उपराष्ट्रपति का पेंशन कभी बंद नहीं हो सकता है, गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, उपराष्ट्रपति का वेतन राष्ट्रपति के बराबर हो सकता है, कब हो सकता है? इस परिस्थिति के लिए कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए 63, ऑप्शन नंबर बी 64, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 65। तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है, जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति देश से बाहर हो, कोई भी स्थिति हो, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है तो जो भी शक्तियां राष्ट्रपति को मिली होती है वो सारे विशेषाधिकार उन्हें मिलते हैं। और यह आपका अनुच्छेद 65 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य के सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें संसद के दोनों सदन के कुल सदस्य भाग लेते हैं। और आपको मालूम हो कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका प्रतिनिधित्व दोनों सदन में सबसे ज़्यादा है। लोकसभा से यहाँ यूपी से 80 सदस्य, जबकि राज्यसभा में 31 सदस्य चुनकर जाते हैं। अतः आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 14, उपराष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित गलत कथन क्या है? पहला कथन है, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, कम से कम 35 वर्ष की आयु लेकिन 65 से अधिक नहीं हो। संविधान में यह उल्लेखित तो है कि उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लेकिन मैक्सिमम आयु की कोई भी चर्चा नहीं है। अतः आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। कथन संख्या 2 गलत है। कथन 3, 20 प्रस्तावक एवं राष्ट्रपति के अनुमोदक से 30 कम अनुमोदक होना चाहिए, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के अनुमोदक से 30 कम, और आपको जानकारी हो कि राष्ट्रपति के जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं उनकी संख्या 50-50 है। तो इनडायरेक्ट वे में 50 से 30 कम अर्थात 20-20 हो गया। अतः कथन 3 सही है। कथन 4, जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं होना चाहिए, यह ऐसी कोई बात नहीं है, वो भारत का नागरिक है, अर्थात वह किसी भी राज्य का नागरिक हो सकता है, ठीक है। तो आपका गलत कथन जो हो गया वो दूसरा और चौथा आपका गलत कथन है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप दूसरा और चौथा गलत करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी को ही करेक्ट कर देते हैं, इससे आप दूसरा और चौथा आपका गलत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन संविधान में यह उल्लेखित है कि जब तक उनके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हो जाता है तब तक वह पद पर बने रहेंगे। और यह भी उल्लेखित है कि संसद को 6 माह के भीतर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव करा लेना अनिवार्य है।
अतः हम यह कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, वर्तमान में कितने उपराष्ट्रपति 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं? तो अभी तक मात्र 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। पहला आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार के लिए वो उपराष्ट्रपति बने। और दूसरा आपके हामिद अंसारी जी, जो कि 2007 से 2017 तक 2007 से 2017 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए। ठीक है। और कुछ विशेष बातें, आपके जो हामिद अंसारी हैं वो इससे पहले राजदूत थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूजीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो यहाँ सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध निर्वाचन किसके द्वारा साबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 71 के द्वारा। आपको ज्ञात हो कि अनुच्छेद 71 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद है उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है। अतः आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बी है निर्वाचन आयोग, गलत। ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जी हाँ वही उल्लेखित है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सही हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो चर्चा है वो संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 74 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड आपका प्रधानमंत्री होगा, जबकि अनुच्छेद 75 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन क्या है उसे छांटें। ठीक है। पहला कथन, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता करता है, बिल्कुल सही। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और सहायता करता है। दूसरा कथन, यह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का ही समान अर्थ वाले शब्द हैं, बिल्कुल गलत। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल 2 अलग अलग शब्द हैं। मंत्रिपरिषद में आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, अर्थात उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि मंत्रिमंडल सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह होता है। ठीक है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। कथन संख्या 4, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपका सही कथन जो है वो पहला और दूसरा सही है, अतः ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्यसभा के किसी एक का सदस्य। तो प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग का अध्यक्ष। तो आपको ज्ञात होगा नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद यानी एनडीसी का भी, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी आपका प्रधानमंत्री ही होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो प्रधानमंत्री
और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद आपका 75 है। 75(1) में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, मंत्रिपरिषद का सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(2) यह कहता है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, लोकसभा भंग होने के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के अकाल मृत्यु से, ऑप्शन बी आपातकाल से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के मन से, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के कई सदस्यों के बर्खास्त से। तो आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के अकाल मृत्यु से केवल मंत्रिपरिषद भंग होती है, लोकसभा भंग नहीं होती है। आपातकाल की स्थिति में भी लोकसभा भंग नहीं होती है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति के मन से, तो प्रधानमंत्री अगर सलाह दे राष्ट्रपति को तो वह भंग कर सकता है, एक ये भी सही है। दूसरा बात कि राष्ट्रपति को जब यह लगे कि सरकार अल्पमत में है, जो केंद्र में जो सरकार चल रही है वो बहुमत खो सकती है, तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अतः ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, भारत का प्रधानमंत्री जिसने कभी प्रत्यक्ष चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। तो आपको ज्ञात होगा कि मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने लगातार कार्यकाल के लिए, हालांकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा। वो राज्यसभा के सदस्य बनते रहे और प्रधानमंत्री उसी के अनुसार बने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रपति अपने विवेक शक्ति का प्रयोग कर किसे प्रधानमंत्री बना सकता है। ऑप्शन ए बहुमत दल से वरिष्ठ सदस्य, नहीं, जब तक बहुमत दल का नेता, बहुमत दल के सदस्य उन्हें अपना नेता नहीं चुनते हैं तब तक राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, तो ये गलत है। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ये भी गलत है। ऑप्शन सी किसी भी नागरिक को जिसे बहुमत दल का नेता चुना हो, ठीक बिल्कुल सही है कि बहुमत दल किसी भी नागरिक को अगर वह नेता चुन लेता है तो राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, सही। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के द्वारा जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, ये भी सही है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो शपथ उपराष्ट्रपति दिलाएगा। एक कंडीशन और है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, प्रधानमंत्री को वेतन किस निधि के द्वारा दिया जाता है। आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का सदस्य हो सकता है, तो सदस्यों का जो वेतन होता है, जो सांसद सदस्यों का वेतन होता है, वही वेतन प्रधानमंत्री को भी मिलता है। अतः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है और यह वेतन संसद के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन 28, प्रश्न संख्या 28, वर्तमान में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपको ज्ञात होगा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अतः अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अतः सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29, प्रधानमंत्री इनमें से किसका अध्यक्ष नहीं होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय परिषद का होता है, नीति आयोग का बिल्कुल होता है, यूपीएससी का बिल्कुल गलत, यूपीएससी का अपना चेयरमैन अलग होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर होता है। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद भंग, ऑप्शन बी लोकसभा भंग, ऑप्शन सी राज्यसभा भंग, ऑप्शन डी सभी भंग हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर आपका मंत्रिपरिषद भंग होता है, ना कि लोकसभा और ना राज्यसभा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31,
हमारे देश में कितने व्यक्तियों को प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है? तो आपको ज्ञात होगा कि नरेंद्र मोदी जी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और वेंकैया नायडू जी देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अतः सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 32, देश में अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो देश में अब तक कुल 7 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहले उप प्रधानमंत्री के तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और आखिरी जो 7वें बने हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी जी बने हैं। तो अतः आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूँकि उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है और अभी वर्तमान में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रपति किसके सलाह से काम करते हैं? तो राष्ट्रपति आपका प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करते हैं। अतः आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। तो आपको ज्ञात होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 यह कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होगा, इसका निपटारा आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय सर्वमान्य होगा। अतः पहला का आपका हो जाएगा 2। दूसरा है मंत्रिपरिषद का शपथ। तो मंत्रिपरिषद का शपथ का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) या 75 क में है। तो तीसरा का 1 सही है। और चौथा लोकसभा का विघटन, तो आपका अनुच्छेद 85। इस तरह से आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2, 4, 1, 3। प्रश्न संख्या 35, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी आपके के वेणुगोपाल हैं। अतः सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 36, भारत का संसदीय स्वरूप किस मॉडल के आधार पर है? तो भारत का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। अतः सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। जब अमेरिका से हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायपालिका राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे प्रावधान लिए गए हैं। जर्मनी से आपको ज्ञात होगा आपात उपबंध, और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, जो कि आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में उल्लिखित है। प्रश्न संख्या 37, भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, हालांकि उनको पद से हटाने और उनके कार्यकाल की चर्चा संविधान में उल्लेखित नहीं है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, महान्यायवादी की योग्यता से संबंधित है। तो महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर की योग्यता। और आपको ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वही बन सकता है जो या तो हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो या किसी भी हाई कोर्ट में वह 10 साल तक एडवोकेट का काम किया हो। अतः आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन क्या है, उनको छांटें। कथन संख्या 1, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही। 2, कथन 2, देश के किसी भी अदालत में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, हाँ बिल्कुल रख सकता है। और तीसरा कथन है आपका, पदमुक्त के पश्चात भारत सरकार के खिलाफ कानूनी सलाह दे सकता है, ऐसा नहीं है। और कथन 4 है, सदन के निम्न व उच्च सदन में बोल सकता है परंतु मत नहीं। हाँ, आपको ज्ञात होगा कि महान्यायवादी एक ऐसा सदस्य है जो बिना सदन के सदस्य होते हुए भी वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 88 में उल्लिखित है। अतः आपका जो गलत कथन है वो कथन संख्या 3 है। अतः सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही है। प्रश्न संख्या 40, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारतीय संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल और
उनके हटाने का कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं है। अतः सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41, महान्यायवादी का वेतन निर्धारण करता है। कौन करता है महान्यायवादी का वेतन निर्धारण? ऑप्शन ए, कथन संख्या 1, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना गया व्यक्ति। तो आपको ज्ञात होगा लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा कौन चुने जाते हैं? राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा ही तय किया जाता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है भारत का पहला नागरिक हो। तो हमारे देश के राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होते हैं। तो ये भी सही है। कथन 3, अनुच्छेद 72 का उपयोग करने वाला व्यक्ति। आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में है। और कथन 4 है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद गलत है। इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है सभी सही, तो ये नहीं है। ऑप्शन बी है केवल 4 गलत, तो ये सही है। 4 को छोड़कर बाकी सही है। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को कितना समय उन्हें किसी सदन का सदस्य बनने के लिए दिया जाता है? तो आपको ज्ञात होगा कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य हो जाना अनिवार्य है 6 माह के भीतर, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। अतः सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 43, लोकसभा के कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में सदस्य बनाया जा सकता है? आपको ज्ञात होगा कि 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 44, 1984 में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किस राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था? तो आपको ज्ञात होगा कि जिस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी निर्वाचित हुए थे, तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो आपके ज्ञानी जैल सिंह थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 45, मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपको ज्ञात है कि मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अतः मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 46, राष्ट्रपति किसी मंत्री की बर्खास्तगी किसके कहने पर करते हैं? तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री की बर्खास्तगी प्रधानमंत्री के कहने पर करते हैं, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही होता है। अतः सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 47, उपराष्ट्रपति बनने हेतु राज्यसभा के सदस्य जैसी योग्यता होनी चाहिए। कथन है, 4 कथन दिए गए हैं और में से आपको सही कथन छांटते हैं या कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य जैसी योग्यता होनी चाहिए। हाँ, सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य जैसी योग्यता उनमें होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो ही। कथन 2, मंत्रिपरिषद के सलाह को राष्ट्रपति केवल 2 बार वापस कर सकता है। नहीं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को यह सलाह है कि वह विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। और अगर मंत्रिपरिषद उसे एक बार पुनः संसद से पारित कर दे, तब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना मजबूरी होता है। तो आपका दूसरा कथन गलत है, क्योंकि केवल एक बार राष्ट्रपति उसे लौटा सकते हैं। कथन 3, देश का प्रधानमंत्री संविधान का संरक्षण होता है। नहीं, देश का राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है। तो कथन 3 गलत है। कथन 4, महान्यायवादी के हटाने और वेतन की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। मैंने पहले भी कहा
कि महान्यायवादी के न तो कार्यकाल और न ही हटाने का जो उल्लेख है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है, और उनका जो वेतन का निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपका केवल और केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न संख्या 48, किस राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार अपने विवेक शक्ति का प्रयोग कर चौधरी चरण को प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो आपको ज्ञात होगा जिस समय चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इनके बारे में एक टिप्पणी की जाती है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका चरण संसद के किसी भी सदन में नहीं पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 49, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद किस लोकसभा चुनाव से चुने गए हैं? तो आपको ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, जिसके तहत नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 50, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है महान्यायवादी जिसे देता है। तो महान्यायवादी किसे देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। मुख्य न्यायाधीश को बिल्कुल नहीं। और आपका है ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री जिसे देते हैं। तो प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को देते हैं। इस तरह से आपका सही आंसर होना चाहिए, ए और सी दोनों सही है, और इस तरह सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, चूँकि ए और सी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए। का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करें और इसका खुद से आंसर करें पहले, और फिर अपना आंसर इस वीडियो से चेक करें और अपनी तैयारी का आकलन करें। अगर आपका स्कोर 40 आता है तो वो चैलेंजिंग स्कोर है और अच्छा माना जाएगा। धन्यवाद।